हेलो 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 स्टूडेंट्स। आप सभी को का मेरे चैनल स्टडी बडी 10 पर स्वागत है। चैप्टर्स को मैंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया है क्योंकि अभी कोई बच्चे इतना पढ़ नहीं रहे उन चैप्टर्स को, तो इसलिए मैंने उनको स्टॉप कर दिया है। एग्जाम के टाइम से मैं उनको शुरू कर दूंगा दोबारा से। 15 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजीज हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल में आती हैं, यूज की जाती हैं। इनके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है। ये कोशिश करूंगा शॉर्ट रखूंगा। इनका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है सभी विचारधाराओं का। तो कुछ विचारधारा हमने पहले पढ़ चुकी हैं चैप्टर के माध्यम से। अब इनको शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको कभी विचारधाराओं को देखनी हो कोई वीडियो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें तकरीबन आपकी मुख्य मुख्य जो भी विचारधाराएं हैं उनके बारे में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही मदद करेगी आगे तक। तो हमारा हमारा टाइटल रहेगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक्सप्लेन इन शॉर्ट। इसको उदारवाद हमने अभी पढ़ा पिछले चैप्टर में, क्लासिकल उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। तो उदारवाद के वही दोबारा से देख लेते हैं। उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी व्यक्ति की खुद की एक निजी स्वतंत्रता और अधिकारों और सम्मान यानी एक सरे अवसर बैलेंस्ड अवसर यानी सभी को समान अवसरों का बढ़ावा देती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ स्वतंत्रता दी जाए। यानी राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप, राज्य यानी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता में न्यूनतम हस्तक्षेप करे पर उसको पूरी स्वतंत्रता भी दी जाए। उदारवाद बाजार की स्वतंत्रता यानी मुक्त बाजार की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट मनी की उसमें छूट होनी चाहिए। उसमें जो सरकार की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है तो उसको ज्यादा उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। निजी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन करता है। उदाहरण के लोकतांत्रिक देशों की सरकारें जैसे कि अमेरिका और यूरोप के कई देश उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। फिर देख लेते हैं क्लासिक उदारवाद और आधुनिक उदारवाद और नव उदारवाद। हमने आधुनिक उदारवाद तक पढ़ लिया था। इसमें एक नव उदारवाद की विचारधारा मैंने ऐड की है जो उसके बाद आती है। क्लासिक उदारवाद 18वीं 19वीं शताब्दी में उभरा। इसमें सरकार की सीमित हस्तक्षेप और मुक्त बाजार की नीतियां होती हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकार पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए एडम स्मिथ एक मुक्त बाजार का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक उदारवाद 20वीं शताब्दी में इसका ध्यान सामाजिक समानता और कल्याणकारी राज्य पर, यहाँ सरकार द्वारा कुछ हद तक आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेप को समर्थन मिलता है। एक वेलफेयर स्टेट की सोच आई आधुनिक उदारवाद में। उदाहरण के लिए अमेरिका में न्यू डील कार्यक्रम हुआ जिसमें एक न्यू डील ली गई कि इसमें हम समाज को और बेहतर बनाएगी सरकार। नव उदारवाद यह 20वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुआ जो मुक्त बाजार, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित था। उदाहरण के लिए मार्गरेट थेचर और रोनाल्ड रीगन की नीतियां नव उदारवाद की प्रमुख उदाहरण है। क्लासिक उदारवाद के विचारक देख लेते हैं और फिर इन तीनों तीनों विचारधाराओं के कुछ कुछ प्रमुख विचारक देख लेते हैं। क्लासिक उदारवाद के हमारे जॉन लॉक हैं, जो क्लासिक को हम पारंपरिक उदारवाद भी कह देते हैं और एक शास्त्रीय उदारवाद भी कह देते हैं। कई वर्ड हैं सिर्फ क्लासिक उदारवाद के। तो जॉन लॉक जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का विचारक हैं। उनके सिद्धांतों ने आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव रखी है। एडम स्मिथ उनके मुक्त बाजार और अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड के सिद्धांत का समर्थन किया है, जिसमें शास्त्रीय उदारवाद यानी क्लासिक उदारवाद या जो हमारा पारंपरिक उदारवाद है का आर्थिक ढांचा तैयार हुआ है। तो इसमें आप ये तीनों वर्ड आ सकते हैं कि पारंपरिक उदारवाद क्या है, तो उसमें भी आपको उदारवाद के बारे में बताना है। इन चीजों पे जोर देता है वो। फिर आता है हमारे आधुनिक उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म। इसमें तीन मैंने विचारक रखे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के सामूहिक भले के बीच संतुलन बनाने की वकालत की। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी आधुनिक उदारवाद का आधार है। जॉन मैनार्ड केन्स, आर्थिक स्थिरता और सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने, जिससे आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई। टी.एच. ग्रीन, उन्होंने राज्य को सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप की भूमिका देने का समर्थन किया है। फिर आते हैं हमारे नव उदारवाद के विचारक। उसमें आते हैं फ्रेडरिक हायक, उन्होंने सरकार के आर्थिक हस्तक्षेप का विरोध किया है और आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। मिल्टन फ्राइडमैन, उन्होंने निजीकरण और मुक्त बाजार नीतियों का समर्थन किया है। इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा विचारधाराओं में कुछ प्रमुख आपके विचारक भी आप याद कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसको ऐड किया है। फिर आते हैं हमारा कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद, यानी संरक्षणवाद भी कह देते हैं इसे। रूढ़िवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो परंपरागत मूल्यों यानी जो चलती आ रही परंपराएं हैं, सामाजिक स्थिरता और धीमी सुधारों को समर्थन करते हैं कि भाई एकदम बदलाव नहीं होना चाहिए। जो परंपराएं चल रही है उनको धीरे धीरे सुधार करना चाहिए उनमें, अगर कुछ उनमें त्रुटि है तो। यह त्वरित सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का विरोध करती है, यानी जो तेजी से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उनका विरोध करती है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी जो कि इन विचारधाराओं इन बातों पर आधारित थी। रूढ़िवाद के विचारक एडमंड बर्ग, जो उन्होंने समाज में धीमे सुधार और परंपराओं के संरक्षण के समर्थन किया। हम इनको पढ़ चुके हैं।
मैंने एमपीएससी 3 में करवाए हैं इनको, और आप देख सकते हैं, ये आगे सेकंड ईयर में आएंगे, आप जब जब भी पढ़ सकते हैं इनको। माइकल ऑक्सफोर्ड, इस वीडियो का आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों देख सकते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड, उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य कार्य समाज को अराजकता से बचाना है, यानी वहाँ पे दंगे ना हो, अराजकता ना फैले, उससे बचाना है, ना कि परिवर्तन लाना है। अचानक इतना ज़्यादा परिवर्तन लाना है, जो परंपराएं चल रही हैं वो ठीक है, वैसे उसमें अराजकता ना होने से रोकना है, उनका कहना था माइकल ऑक्सफोर्ड का। फिर आता है हमारा सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो उत्पादन और साधनों के सामूहिक स्वामित्व पर सामाजिक समानता का समर्थन करती है। इसमें निजी संपत्ति का विरोध किया जाता है। उदाहरण के लिए स्कैंडिनेविया देशों की सामाजिक कल्याण नीतियां। समाजवाद के विचारक कार्ल मार्क्स, उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की और समाजवादी व्यवस्था की आवश्यकता बताई। फ्रेडरिक एंगल्स, उन्होंने मार्क्स के साथ मिलकर समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांत विकसित किए। समाज और साम्यवाद सिमिलर से रहते हैं, साम्यवाद के बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे थोड़ा। और मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद समाज में श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने पर आधारित है। इसका लक्ष्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ और चीन की प्राचीन कम्युनिस्ट व्यवस्थाएं। क्लासिक बनाम नव मार्क्सवाद, जो पारंपरिक मार्क्सवाद है और एक नव मार्क्सवाद है, नियो मार्क्सिज्म कहते हैं जिसे हम। शास्त्रीय यानी क्लासिक मार्क्सवाद यह उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों के सामूहिक स्वामित्व की वकालत करता है। और जो नियो मार्क्सिज्म है, यह नव मार्क्सवाद है, यह सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं को भी वर्ग संघर्ष के संदर्भ में समझता है। क्लासिक मार्क्सवाद के विचारक कार्ल मार्क्स श्रमिक वर्ग के अधिकारों और पूंजीवादी की समाप्ति की वकालत करते हैं। और व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने मार्क्स के विचारों का रूस की क्रांति के माध्यम से कार्यान्वयन भी किया था, यूज भी किया था उनके विचारों को। और नियो मार्क्सिज्म के विचारक है एंटोनियो ग्राम्सी, उन्होंने सांस्कृतिक हेजेमनी की अवधारणा प्रस्तुत की। लुइस अल्थुसर, उन्होंने मार्क्सवाद की संरचनात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। फिर आती है हमारी 40 नेक्स्ट विचारधारा जो होती है नारीवाद, फेमिनिज्म। नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो महिलाओं के अधिकारों और लिंग समानता की वकालत करती है। इसका उद्देश्य समाज, राजनीति और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करना। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन जैसे हुए, उनको हक मिलना शुरू हुआ। इसकी कुछ 4 लहरें आई हैं। पहली लहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं के मताधिकार की लड़ाई थी, इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया मिला। दूसरी लहर में 1960 से 1980 के बीच, अगर ये आंदोलन नहीं होते, ये लहरें नहीं आती, कुछ विचार अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं करती, तो कभी महिलाओं की स्थिति सुधरती नहीं। दूसरी लहर 1960-80 के बीच, इसने कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन में समानता पर ध्यान केंद्रित किया कि हमें भी काम करने का, वेतन कमाने का अधिकार होना चाहिए इस आंदोलन में। तीसरी लहर, यह लहर विविधता और पहचान की राजनीति पर आधारित थी। उदाहरण के लिए नारीवाद के भीतर जो नस्ल, जाति और यौन पहचान में के मुद्दों पर जोर दिया जाता था, उसको खत्म करने के लिए। चौथी लहर, डिजिटल युग में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर ध्यान दिया जाता था। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर मी टू अभियान जारी किया गया। नारीवाद के विचारक कुछ प्रमुख, एक आती है सिमोन डी बोवेयर, उन्होंने महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर विचार किया है। बेल हुक्स, उन्होंने नस्ल और लिंग के मुद्दों पर गहन कार्य किया है। फिर आते हमारी अगली विचारधारा जिसे इकोलॉजिज्म कहते हैं, पारिस्थितिकवाद कहते हैं इसे। पारिस्थितिकवाद एक विचारधारा है जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर देती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और मानव समाज के भीतर संतुलन बनाए रखना है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक आंदोलन। पारिस्थितिकवाद के विचारक मरे बुकचिन, उन्होंने समाज और पर्यावरण के बीच संबंधों पर विचार किया है। आर्नेश, उन्होंने गहन परिस्थितिक डीप इकोलॉजी की अवधारणा प्रस्तुत की है। फिर आता है हमारा बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरिज्म। बहुसंस्कृतिवाद एक सामाजिक विचारधारा है जो विभिन्न संस्कृतियों और जातीय समूह के सह अस्तित्व और आपसी सम्मान को बढ़ावा देती है, जो हमारे भारत में है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना होता है। कनाडा बहुसंस्कृतिवाद नीतियां है और भारत भी। बहुसंस्कृतिवाद के विचारक चार्ल्स टेलर, उन्होंने सांस्कृतिक पहचान की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। विल किमलिका, उन्होंने सामुदायिक अधिकारों और विविधता की रक्षा के सिद्धांत दिए। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट विचारधारा उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिक विचारधाराओं की आलोचना करता है और यह मानता है कि सभी सच्चाई और ज्ञान व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यह सत्ताधारी संरचनाओं और परंपरागत नैरेटिव्स को चुनौती देती है, जो चलती आ रही नैरेटिव्स हैं उनको चुनौती देती है। उदाहरण के लिए साहित्य कला और वास्तुकला में उत्तर आधुनिक शैली को ये चुनौती देती है। उत्तर आधुनिकतावाद के विचारक जीन फ्रांसवे लियोटार, उन्होंने ग्रैंड नैरेटिव्स की आलोचना की है। मिशेल फुको, उन्होंने सत्ता और ज्ञान के बीच संबंधों का विश्लेषण किया। ये तो आपकी कुछ ऊपर की हो गई, और कुछ मैंने और भी ऐड की है इसमें, जो प्रमुख विचारधाराएं हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये विचारधाराएं दुनिया की राजनीति और समाज को समझने में मदद करती हैं। इन पर भी नजर डाल लेते हैं।
एक तो होती है अराजकतावाद, एनार्किज्म। अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य और उसके द्वारा लगाए गए किसी भी तरह की सत्तावादी नियंत्रण का विरोध करती है। अराजकतावादी मानते हैं कि सभी प्रकार के शासन और सत्ता अस्वाभाविक है और उनका उद्देश्य समाज के बिना किसी केंद्रित राज्य से संगठित करना है। उदाहरण के लिए अराजकतावादी स्पेनिश गृह युद्ध में सक्रिय थे। फिर आता है हमारा फासिज्म यानी फासीवाद। फासीवाद एक चरम दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा है जो अधिनायकवाद, राष्ट्रवाद और अक्सर नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित होती है। इसमें राज्य की पूर्ण शक्ति और सैन्यवाद का समर्थन किया जाता है। उदाहरण के लिए इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर का शासन, ये फासीवाद पर आधारित थे। साम्यवाद, कम्युनिज्म। साम्यवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसका लक्ष्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, इसमें कोई वर्ग न हो, जहां सभी उत्पादन के साधनों को सामूहिक स्वामित्व हो। यह विचारधारा समाजवाद की एक शाखा है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य निजी संपत्ति को पूर्ण उन्मूलन करना है, यानी जो निजी संपत्ति है उसको बिल्कुल खत्म करना है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ का साम्यवादी शासन। उदार राष्ट्रवाद, यह विचारधारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों को महत्व देती है। उदार राष्ट्रवादी मानते हैं कि एक राष्ट्र के भीतर हर व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ जब। धार्मिक राष्ट्रवाद, यह विचारधारा धर्म और राष्ट्र को एक साथ जोड़कर देखती है। यह धार्मिक पहचान राष्ट्र की राजनीति और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य एक धार्मिक आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना होता है। उदाहरण के लिए भारत में हिंदुत्व आंदोलन और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये एक उदाहरण हो सकते हैं इसके, जिस रिलीजियस नेशनलिज्म के। सामुदायिकतावाद, सामुदायिकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ साथ समुदाय और सामाजिक दायित्वों को भी महत्व देती है। यह मानता है कि व्यक्ति के अस्तित्व और भलाई समुदाय से जुड़े होती है। उदाहरण के लिए एशियाई देशों में जहां व्यक्तिगत से अधिक सामुदायिक जिम्मेदारी को महत्व दिया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो समाजवादी सिद्धांतों के साथ लोकतंत्र का समर्थन करती है। यह विचारधारा आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय को लोकतांत्रिक साधनों से प्राप्त करना चाहती है। उदाहरण के लिए यूरोप में कई देशों की राजनीतिक जैसे नॉर्वे और स्वीडन। फिर आता है सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो श्रमिक वर्ग द्वारा उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और प्रबंधन की वकालत करती है। यह श्रमिक संगठनों द्वारा समाज का नियंत्रण लेने का समर्थन करती है। उदाहरण के लिए श्रमिक संघ आंदोलन और 20वीं शताब्दी में यूरोप में इसका विकास हुआ। नील रूढ़िवादी यानी नियो कन्वर्जन, ये एक आधुनिक रूढ़िवादी विचारधारा जो आर्थिक उदारवाद और सामाजिक पारंपरिक मूल्यों का समर्थन करती है, लेकिन साथ ही साथ वह वैश्विक स्तर पर हस्तक्षेपवादी विदेश नीति का समर्थन करती है। उदाहरण के लिए 2000 के दशक में अमेरिकी नीतियां, विशेषकर इराक युद्ध के दौरान। फिर आता है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो आम जनता के हितों को राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ प्राथमिकता देती है। इसमें अक्सर राजनीतिक और आर्थिक अभिजातीय वर्ग की आलोचना होती है और जनता की इच्छाओं को केंद्र में रखा जाता है। उदाहरण के लिए लातिन अमेरिका में देशों में पॉपुलिस्ट नेताओं का उदय हुआ था। रूढ़िवादी लोकतंत्र, रूढ़िवादी लोकतंत्र वह राजनीतिक व्यवस्था जिसमें चुनाव होते हैं लेकिन नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता सीमित होते हैं। यहाँ लोकतंत्र केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन होता है, लेकिन शासन की संरचना सत्तावादी होती है। उदाहरण के लिए रूस, तुर्की और हंगरी जैसे देशों में इस तरह के लोकतंत्र का देखा जाता है। पंथ निरपेक्षतावाद, पंथ निरपेक्षतावाद एक विचारधारा है जो धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट विभाजन की वकालत करती है। इसमें धार्मिक विश्वासों को सार्वजनिक जीवन से अलग रखना होता है ताकि सभी धर्मों को समान अधिकार मिल सके। उदाहरण के लिए फ्रांस और भारत जैसे देशों में धर्मनिरपेक्षता का समर्थन माना जाता है। राष्ट्रीय समाजवाद, यह विचारधारा राष्ट्रवादी और समाजवादी सिद्धांतों का मिश्रण है जो अक्सर जातीय और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होती है। उसका सबसे कुख्यात उदाहरण नाजीवाद है। उदाहरण के लिए जर्मनी में हिटलर का नाजी शासन, नाजीवाद। स्वदेशीवाद एक विचारधारा है जो स्वदेशी लोगों के अधिकारों, संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा का समर्थन करती है। इसमें पारंपरिक समाजों और उनके ज्ञान का सम्मान किया जाता है। उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका देशों में स्वदेशी आंदोलन होते हैं, भारत में भी हुए थे। ये सभी विचारधाराएं विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये आपकी कुछ प्रमुख आइडियोलॉजीज हो गई हैं, विचारधाराएं होंगी, इनके बारे में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इससे कुछ भी मदद मिलती है तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। गुड बाय, मिलते हैं चैप्टर्स कंटिन्यू में।